चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर विलियन में पहुंच चुके हैं। किस पे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। और उसके बाद पढ़ेंगे मोलारिटी, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, मोलरता। और उसके बाद पढ़ेंगे मोलालिटी, जिसको कि बोलते हैं मोललता। हर एक टॉपिक अपने आप में आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है, इसीलिए हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा तमीज से रहो बेटा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि मोल किसको कहते हैं। तो कल हम बताए थे कि जो मोल का वैसे बहुत फार्मूला होता है, मोल को हिंदी में भी मोल ही कहते हैं और इंग्लिश में भी मोल ही कहते हैं। तो मोल का क्या कल फार्मूला बताए थे, मोल का क्या फार्मूला बताए थे, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। भार का मतलब आप द्रव्यमान से समझ सकते हैं, द्रव्यमान बटे में अणु भार। तो कोई भी विलेय होगा या विलायक होगा या कोई भी अवयव होगा, उसके मोल की बात होगी तो उसके द्रव्यमान बटा उसका। जैसे मान लीजिए आपके पास विलय ए है या अवयव ए है, अवयव ए है, तो हम आपसे पूछेंगे अवयव ए का मोल का संख्या बताओ, ए के मोल कितने होंगे, ए के मोल की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे ए का द्रव्यमान या ए का भार, कुछ भी बोल सकते हैं, और बटे में ए का अणु भार, ए का अणु भार। तो इसको आप अपने दिमाग में क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इस फार्मूले का उपयोग होने वाला है। इस फार्मूले का क्या होने वाला है, उपयोग होने वाला है। अब हम आपको फिर से बता देते हैं सारी चीजें कि अगर मान लीजिए एक हमारे पास विलयन है, उसके अंदर एक अवयव ए है और एक अवयव बी है, एक अवयव ए है और एक अवयव बी है, ठीक है। अब जरा सोचिए, सबसे पहले मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या मोल अंश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हेडिंग क्या होगा हमारा, मोल अंश, मोल अंश, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या फिर इसी को क्या कहेंगे इंग्लिश में, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का ही फ्रैक्शन या अंश का क्या मतलब होता है, कितना हिस्सा है वो। तो मान लीजिए एक विलयन में आपके पास ए के अवयव का जो मोल की संख्या है, ए के मोल मान लीजिए कितना है, एन ऑफ ए। ये भी याद रखिएगा कि मोल की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि ए के मोल एन है, बी अवयव जो है मान लीजिए, तो बी के जो मोल है वो आपके क्या है, एन बी है। तो अगर मैं पूछूं कि विलयन का कुल मोल क्या होगा, विलयन का कुल मोल क्या होगा, तो भाई अवयव ए का मोल और प्लस अवयव बी का मोल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कि ए का मोल अंश क्या होगा, ए का मोल अंश क्या होगा। तो ए का मोल अंश का मतलब पूरा विलयन में उस ए के मोल की कितनी मात्रा है, उस पूरे विलयन में जो भी विलयन बना है उसमें ए विलय की मात्रा कितनी है, ए अवयव के मात्रा का मतलब मोल के टर्म में ए के मोल कितने हैं। अगर विलयन में एन ए प्लस एन बी मोल है, तो हमारे पास ए अवयव का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए अवयव का अगर मोल प्रभाज निकालना है, ए अवयव का यदि मोल अंश निकालना है, तो ए मोल कितना है। समझ में आया। यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे फॉर्मूला,
ए के मोल और बटे में विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल। सही है जी। अब ए के मोल को क्या, सबसे पहले मोल अंश को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। किसका, किस अवयव का मोल अंश निकाल रहे हैं? तो उसके नीचे लिख देंगे ऐसे एक्स ए, यानी एक्स का क्या, मोल अंश। एक्स का नहीं बल्कि ए का क्या, मोल अंश। वो क्या हो जाएगा, ए के मोल अंश, ए का मोल बटे में ए का मोल प्लस बी का मोल। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए के मोल अंश का। अगर मैं इसी तरह से पूछूं जरा बताओ बी का मोल अंश क्या होगा, तो बी का मोल अंश का मतलब क्या, अवयव बी का मोल बटे में विलयन का मोल, यानी कि एन बी बटे में। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, एन ए प्लस एन बी। तो ये दो फॉर्मूला आपका हो गया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि अगर आप एक्स अवयव का मोल फ्रैक्शन ले लें और बी अवयव का मोल फ्रैक्शन ले लें और इसको जोड़ें तो क्या आएगा, तो ये एक आएगा। क्यों एक आएगा जरा समझते हैं। अगर मैं एक्स ए और एक्स बी को जोड़ूं तो जरा सोचिए क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ूं तो क्या आएगा, एक्स ए क्या है, एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी क्या है, एन बी बटे में एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, और ऊपर में ये कट जाएगा तो एन ए आएगा, ये भी कट जाएगा तो एन बी आएगा। अब ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट के एक आ गया। इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन का सम एक। यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर एक विलयन में जितने भी अवयव हैं उनके सभी मोल अंश को जोड़ा जाए, सारे मोल अंश को जोड़ा जाए, सभी मोल फ्रैक्शंस को जोड़ा जाए तो वो एक होगा। तो दिक्कत है, एक ये बात अपने दिमाग में बिठाएंगे। दूसरी बात और क्या बिठाएंगे कि जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए आपका एक विलयन है उसमें ए का मोल अंश ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ। मोल अंश को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मान लीजिए कि एक्स ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और बी का मोल फ्रैक्शन कम है इन कंपेयर टू ए का मोल फ्रैक्शन। ए का मोल प्रभाज्य से बी का मोल प्रभाज्य कम है, यानी ए का ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका यह मतलब हुआ कि उस विलयन में ए का अवयव ज्यादा होगा। ए का सोचो, एन ए ऊपर है, ये एक से कब ज्यादा होगा, जब एन ए ज्यादा होगा कि एन ए प्लस एन बी ज्यादा होगा। न्यूमरेटर जब बढ़ता है तब नंबर बढ़ता है कि डिनोमिनेटर बढ़ता है तब, अंश बढ़ता है तब नंबर बढ़ता है कि हर बढ़ता है तब। 5/2 है, 15/2 है, 25/2 है, यानी नीचे तो सेम है विलयन का मोल, विलयन के कुल मोल तो हमेशा सेम होगा जी। ऊपर का नंबर बढ़ा तो नंबर बढ़ा, सही बात है, अंश बढ़ा तो नंबर बढ़ा। अच्छा ये बताओ, ये 2.5 है, 15 का आधा 7.5 है ना, दुकानदार लोग जानते होंगे। 25 का आधा 12.5, तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। समझ में आ रही बात। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी विलयन के अंदर ए का मोल प्रभाज्य ज्यादा है बी के मोल प्रभाज्य से, तो इसका यह मतलब हुआ कि उस विलयन के अंदर ए का जो अवयव है वो ज्यादा मात्रा में है और बी का जो अवयव है वो कम मात्रा में है, इसीलिए उसका मोल प्रभाज्य कम आ रहा है और ए का मोल प्रभाज्य मोल अंश ज्यादा आ रहा है। ये दिमाग में रहेगा। ये 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में सेट होता है कि अगर एक विलयन में
ए का मोल अंश ज्यादा है तो क्या होगा? तो उसमें आपको समझना होगा कि ए का मोल अंश ज्यादा है मतलब ए अवयव ज्यादा हो, ए अवयव ज्यादा हो। सही है जी? बोलो विधायक जी, विधायक जी समझ में आया? तो अब हम यहाँ पे अगर ये बात अगर लिखें कि अगर एक्स ए ज्यादा है एक्स बी से, ए का मोल प्रभाज ज्यादा है एक्स बी से, अगर ऐसा है तो हम इसका क्या मतलब निकालेंगे? विलयन में ए के मोल ए अवयव ज्यादा है। सही है जी? ए अवयव ज्यादा है। यहां देखो ना, मोल से भी देखो, भार बटे अणु भार, तो अणु भार तो फिक्स ही रहेगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी अवयव का। जिसका वजन ज्यादा लिए, जिसका भार ज्यादा लिए, ऊपर भार है नीचे अणु भार। अणु भार तो मान लो H2O का अणु भार कितना आएगा? H2O का अणु भार कितना आएगा जी? 18 आएगा। 16 गो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 गो। तो ये तो नीचे वाला तो अणु भार तो फिक्स रहेगा H2O का। अब H2O का अगर वजन बढ़ा दिए, मैंने 1 लीटर के जगह पे 5 लीटर ले लिए, तो उसकी मोल संख्या नहीं बढ़ जाएगी? तो यही बोला गया कि विलयन में ए के अवयव ज्यादा होंगे। तब ये सिंबल का मतलब समझो, ये क्या है? एक्स का मतलब ए का मोल अंश या मोल प्रभार या मोल फ्रैक्शन। समझ में आया बात? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हम बोले कि सपोज करो कि एक विलयन के अंदर ए अवयव है, बी अवयव है, सी अवयव है। एक ही विलयन के अंदर कितने अवयव हैं? 3 अवयव है या 4 या कुछ भी हो सकते हैं, उसमें मतलब नहीं है, कोई दिक्कत है? अब हम बोलेंगे, मान लीजिए ए के मोल कितने हैं? एन ऑफ ए। बी के मोल कितने हैं? एन ऑफ बी। सी के मोल कितने हैं? एन ऑफ सी। सही है जी? अब मैं बोलूं विलयन का मोल कितना होगा? विलयन का कुल मोल कितना होगा? विलयन का कुल मोल कितना होगा जी? तो Na प्लस Nb और प्लस Nc। अब मैं बोलूं कि ए का मोल प्रभाज बताओ, ए का मोल अंश बताओ, ए का मोल अंश। तो क्या लिखेंगे? ए के मोल बटे में विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल। सही है जी? बोलो, ए का मोल अंश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स ए से। ए के मोल को क्या लिखते हैं? एन ए नीचे, विलयन का कुल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। इन सिमिलर मैनर, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स बी क्या होगा बताओ, तो बी के मोल बटे में विलयन का मोल। उसी प्रकार मैं एक्स सी पूछूं तो सी के मोल बटे में Na प्लस Nb प्लस Nc। होगा कि नहीं होगा? अब मैं पूछूं कि अगर इस विलयन के अंदर सभी अवयव के मोल को जोड़ा जाए, यानी कि ए का मोल अंश, बी का मोल अंश और सी का मोल अंश जोड़ो, तो जरा सोचो, सबका डिनोमिनेटर सेम है, एक्स ए एक्स बी एक्स सी सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc आएगा ना?
नहीं बोल रहे हो? आगे कि नहीं आएगा? अब मैं पूछूं कि जब एलसीएम सेम आएगा तो ये पहला वाला से कटेगा तो फिर क्या बचेगा? Na बचेगा, फिर ये इससे कट जाएगा, Nb बचेगा, फिर तो ये कट के क्या आया? 1 आया। इसका मतलब यानी विलयन के अंदर जितने भी अवयव हैं, यहां से क्या लिख देंगे? यहां से क्या लिख देंगे? विलयन के सभी अवयवों का विलयन के सभी अवयवों का मोल प्रभाज या मोल अंश का योग क्या होता है? 1 होता है। सही है जी? बोलो, उतार लीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग मोलारिटी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे, फिर मोलालिटी पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। उतारना है या फिर नोट्स भेज दूं मैं? कल मैं क्वेश्चन करा दिया था लेकिन आज फिर दोबारा मैं अच्छा, तुम लोग ऐसा समझते होगे कि बिना मतलब का बोल के हम बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे लिए दो ही तरीका से आदमी हंसता है, या तो एक आदमी के ऊपर हंसता है या आदमी पर हंसता है। देख के हंसी या हंस के देखी, दोनों में अंतर है ना? कल वाला बता दें, इसको छोड़ दो, बात एक ही है। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इसे मैं कह देता हूं होमवर्क बना लेना, इसे मैं बोल देता हूं क्या कर लेना? होमवर्क बना लेना। और कैसे बनेगा ये पता करने के लिए, कैसे बनेगा इसको पता करने के लिए मैं एक इसी तरह का क्वेश्चन बता देता हूं। क्या बोला है? 36 ग्राम जल, यानी कि H2O का क्या लिया है? भार कितना है जी? H2O का भार क्या है? इसको कि हम लोग W कह सकते हैं, भार को, वजन को वेट कह सकते हैं, 36 ग्राम है जी। सही है जी? उसके बाद एथिल अल्कोहल को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? C2H5OH। तो इसका भार क्या है जी? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको बगल में तो हमें H2O लिखना होगा ना, फिर W ऑफ वेट ऑफ C2H5OH, ये कितना है? एथिल अल्कोहल कितना है? 46 ग्राम है जी। सही है जी? उसके बाद एक और है ना, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल को हम लोग क्या लिखते हैं? CH3OH का भार बताओ, यानी कि वेट ऑफ CH3OH कितना है जी? 32 ग्राम है। पूछा क्या है हमसे? मिलकर एक मिश्रण बनाया गया, विलयन में प्रत्येक का मोल अंश क्या होगा? मोल अंश का मतलब अब हमको क्या निकालना है? X ऑफ H2O, X ऑफ C2H5OH, बोलो, C2H5OH और X ऑफ CH3OH, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये सारे बात हमारे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब ये बताओ सबसे पहले कि जब हम ये लिखने जाएंगे H2O का मोल फ्रैक्शन, तो हमें क्या चाहिए होगा? H2O का मोल बटे में, फॉर्मूला तो यही होगा ना,
अगर मैं लिखूं कि x ऑफ H2O क्या होगा, तो आप लिखेंगे मोल संख्या किसका, H2O का डिवाइडेड बाई विलयन का मोल, तो H2O का मोल प्लस C2H5OH का मोल प्लस CH3OH का मोल, यही ना होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं फिर ये निकालने जाऊं तो इसके मोल बटे में H2O का मोल, C2H5OH का मोल और CH3OH का मोल, फिर इसका मोल निकालने जाऊं तो इसका मोल डिवाइडेड बाई ये सारी बातें। इसका मतलब हमें तो मोल की संख्या निकालना पड़ेगा। तो जब मोल का संख्या निकालना पड़ेगा तो हमको सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें फार्मूला पे आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O का मोल क्या है, H2O का मोल बताओ, तो H2O के मोल को आप रिप्रेजेंट करेंगे N से और नीचे लिखेंगे H2O। जैसे आप A के मोल को रिप्रेजेंट करते थे Na से, उसी तरह H2O के मोल को रिप्रेजेंट करेंगे NH2O का। ये क्या होता है, वेट बटे मोलर मास। मोलर मास मतलब अणु भार, भार बटे अणु भार। तो भार कितना है जी, भार बटे अणु भार। तो जरा बताइए N ऑफ H2O, भार कितना दिया है जल का, 36 ग्राम, और अणु भार तो H2O का हम तो अभी अभी बताए हुए हैं, H का कितना, एक होता है, 2 गो है, ऑक्सीजन का 16 गो, यानी टोटल 18 गो, यानी 18 दुना के, यानी 2 मोल हो गए किसके। उसी तरह से अगर मैं बोलूं C2H5OH का क्या मोल, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले बताइए, N ऑफ C2H5OH, फार्मूला होगा भार बटे अणु भार। चलो बताओ, C2H5OH, तो भार कितना दिया है, 46 ग्राम दिया है जी, 46 ग्राम दिया है ना। अणु भार निकालना है हमको C2H5OH का। तो सबसे पहले कार्बन कै गो है, कार्बन कै गो है, तो 2 गुने 12। हाइड्रोजन कै गो है, 5 गो बा, 6 गो बा। ऑक्सीजन का गो बा, तो 16। तो 12 दुना के 24 प्लस 6 और प्लस 16, तो 24 और 6 कितना हो जाता है, 30 और 16 46। तो ये तो बहुत आसान हो गया, कितने हो गए, 1 मोल हो गए, कितने हो गए, 1 मोल हो गए। अब हम अगर बोले CH3OH का मोल, तो N ऑफ CH3OH, इसका भी फॉर्मूला वेट बटे भार बटे अणु भार। भार कितना है मेथिल अल्कोहल का, 32 ग्राम है। और अब जरा देखें CH3OH का अणु भार, कार्बन हो गए 12, 4 हो गए ऑक्सीजन, 16 हो गए ऑक्सीजन, तो 16 4 20, 32 हुआ जी। तो ये भी 32 हुआ, 32 बटे 32 कट के 1 आया। तो अभी हमारे पास क्या आया, सभी अवयव का मोल है, सभी अवयव का मोल आया। अब हमको मोल अंश निकालना है। तो अब अगर हमको मोल अंश निकालना है तो हम लोग अगले पेज पे आ जाते हैं जी। छोटा क्या करना है, इधर वाला पार्ट ही हटा देता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि वो हट गया है, आपको जो नोट्स मिलेगा उस पे ये ऐसे ही रहेगा, देखिए, है ना। एक पेज ये हुआ, अगला पेज ये हो गया, अगला पेज का सॉल्यूशन। आप जो है, मैं काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि काम मैं नहीं करूंगा ना, काम मैं ये करता हूँ कि मैं इधर कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं, इसके बाद हमको यहाँ तक हो गया था, उसके बाद यहाँ उतरना। और मैं इसके पेन को भी चेंज कर देता हूँ,
क्योंकि यहाँ मार्कर अनगिनत प्रकार का आप ले सकते हैं, कोई इंक नहीं लगने वाला है। तो ए का मोल अंश मतलब H2O का मोल अंश पूछा हमसे, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मोल किसका, H2O का बटे में विलयन का मोल, H2O का मोल, फिर CH3। एकदम इसी तरह से लिखोगे, पूरा स्टेप लिखना है, नहीं लिखोगे नहीं नंबर मिलेगा, लिखोगे नंबर मिलेगा। H2O का मोल कितना है जी, H2O का मोल कितना है जी, तो ये हो गया 2 बटे में, चलो बताओ H2O का मोल 2, CH3OH का भी 1 और इसका भी 1, तो 2 बटे में 4, यानी कि 1 बटे में 2। फिर अगर मैं बोलूं मोल अंश किसका, C2H5OH का, तो N ऑफ C2H5OH और डिवाइडेड बाई ये पूरी क्वांटिटी आएगी नीचे, आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 1 बटे में 2 + 1 + 1 मेरे भाई, 1 बटे में 4। अब जो है X ऑफ CH3OH है ना जी, तो क्या होगा N ऑफ CH3 मेथिल अल्कोहल का मोल बटे में, फिर से ये पूरी कहानी, चलिए बताइए कितना है, 1 बटे में मैं सीधा 4 लिख दूं, समझ में आ रही बात। तो जरा सोचो कि अगर मैं H2O का मोल प्रभाज पूछा तो वो आया 1 बटे में 2, अगर मैं CH3 या C2H5OH का मोल प्रभाज पूछा वो आया 1 बटे में 4, 1 बटे 2 मतलब 1 का आधा, यानी 0.50, 1 बटे 4 मतलब 1 का चौथाई, 0.25, 0.25। अगर मैं पूछूं X ऑफ CH3 मोल प्रभाज मिथाइल अल्कोहल का, मेथिल अल्कोहल का 1 बटे 4, ये भी कितना 0.25। अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा कि नहीं इसका जोड़, अरे 0.25 0.50 को जोड़ोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको बताया ही गया है कि विलयन के सभी अवयवों का मूल अंश का योग 1 आना चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत, मोल अंश खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अरे भाई जाए के तो सबके बा, के जिंगा रहे केहू रहे आइल बा, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग मूलरता। कल क्लास तो हम लोगन को होई, पैसा देबा जा, पैसा कौन ची करना हो, चुपचाप पढ़ावा, पैसा कौन ची को कह तरह आ जाता नहीं, जब कम बका, हाँ तले इतना सवेरे सवेरे आ जाता नहीं, जब कम बा ना हो, पैसे पे पढ़े के रही तो ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, ना ही फ्री में पढ़े के रही तब ना ऑनलाइन व्यवस्था बा हो, हाँ? तब मोलारिटी को देखा जाए, मोलारिटी को बहुत आसान चीज है, आज मैं बस पढ़ा देता हूँ और कल इसके आधार पे क्वेश्चन करा दे, रहने दो मोलारिटी कल पढ़ाऊं, कितने लोग का मन है कल पढ़ाए मोलारिटी, तो कल मोलारिटी से ही शुरू करेंगे, पढ़ाएं, कितने लोग पढ़ने के मूड में हैं, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, कितने लोग पढ़ने के मूड में हैं, एक आदमी
दो तीन। बहुत आसान है, कल पढ़ें। ठीक है, तब कल जो है हम लोग दो चीज पढ़ लेंगे, मोलरता और मोललता। कल छुट्टी है, परसों अब मंडे को पढ़ाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।